हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग सारे अच्छे हो। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक खबर लेके मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। दैट इज HPSC, दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिस जारी की है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए। तो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है 7th ऑफ अगस्त 2024 से लेके 27th ऑफ अगस्त 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन। तो मोस्टली जो भी बच्चे सोच रहे थे या अपना करियर ढूंढ रहे थे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो बच्चे तो डेफिनेटली इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें। मैं फिर से एक बार याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं दैट इज 2424। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को दिखाऊं तो दिस इज बेसिकली द डेटा विच दे हैव शोन। आप लोग देख सकते हो बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, म्यूजिक, वोकल, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जोलॉजी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिजिक्स के बारे में, जस्ट बिकॉज इट्स आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स में जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 48 सीट्स है। उसके बाद एससी के लिए 18 सीट्स है। और उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस में दो विभाग क्या किया गया है। एक तो है तुम्हारा BCA, एक है BCB, मतलब बैकवर्ड क्लासेस ए एंड बैकवर्ड क्लासेस बी। बैकवर्ड क्लासेस ए के लिए 17 सीट्स, बैकवर्ड क्लासेस बी के लिए 5 सीट्स। उसके बाद तुम्हारे EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए तुम्हारे 8 सीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होता है वो होता है 96। इसके बाद तुम्हारा ESM हॉरिजॉन्टल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी आप लोग देख सकते हो। ये जो तुम्हारा डेटा है, ये डेटा तुम लोग फॉलो कर सकते हो फॉर फिजिक्स। इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आप इस चार्ट से देख सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे लिख दिया गया है। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप तभी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास अगर CSIR नेट एग्जामिनेशन क्लियर है। तो अगर आपके पास CSIR नेट क्लियर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर डेफिनेटली आप लोग हरियाणा के आसपास के अंचल के हो तो आपके लिए ये एग्जाम में अप्लाई करना ज्यादा मतलब सुविधाजनक रहेगा, बिकॉज आपकी पोस्टिंग आसपास के एरिया में ही दिया जाएगा। सो इन दैट केस इट विल बी इजी फॉर यू टू लाइक ज्वाइन द जॉब, लाइक आपके घर के सामने ही आपको कहीं पे जॉब का पोस्टिंग मिल रहा है। दूसरी बात, जो भी बच्चे इस सिलेक्टेड होंगे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं थोड़ा बता दूं। बेसिकली जो तुम्हारा प्रोसीजर है वो सबसे पहले एक होता है तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद तुम्हारा है सब्जेक्ट टेस्ट। तो ये जो SCREENING स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट ये टोटल मिला के तुम्हारा रहता है 87.5% ऑफ द टोटल वेटेज। मतलब टोटल इंटरव्यू को अगर हम लोग 100 में मान ले तो उसका 87.5% ये दोनों टेस्ट मिला के रहता है। उसके साथ तुम्हारा रहता है इंटरव्यू, INTERVIEW, जो तुम्हारा 12.5% का रहता है। तो मोस्टली ये बहुत ही बढ़िया सा चीज है क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा वेटेज नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे एग्जाम में उठा सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इल प्रैक्टिसेस का संभावना है वो काफी रिड्यूस हो गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से उस चीज को मतलब काफी अच्छे से मेंटेन किया है, क्योंकि इंटरव्यू में वेटेज काफी कम है। तो मोस्टली जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वहां पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूंगा कि अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा, तो जो गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है डीटो वही सिलेबस तुम्हारे HPSC के लिए है। मतलब एकदम गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस उन लोगों ने डीटो वहां पे दे दिया है। तो मोस्टली आपका मैथमेटिकल फिजिक्स रहेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स रहेगा, क्वांटम मैकेनिक्स रहेगा, EMT रहेगा। इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आपके पास कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्जामिनेशन होगा वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। CSR में आप लोग क्या करते हो, मोस्टली MCQ सॉल्व करते हो, तो मोस्टली आप लोग मैथ करके उसका आंसर मिला के चले आते हो कि चलो ठीक है एक आंसर आपका सही आ गया तो आप टिक करके चले आए। बट यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मतलब आपको डेरिवेशन करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे और काफी अच्छे से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और टाइम रहेगा 3 आवर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। और सिलेबस जो है, जो तुम्हारा गेट का सिलेबस है एग्जैक्टली सेम सिलेबस HPSC में फॉलो होता है।
एग्जैक्टली सेम सिलेबस एचपीएस में एससी में फॉलो होता है। तो मैं बच्चों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि सिलेबस को लेकर टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो इन दैट केस अगर तुमने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक भी करके रखा है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ये सारे सब्जेक्ट के बेसिस पे नॉलेज है, तुमने वही सिलेबस पढ़ रखा है, तुम्हें वही सिलेबस के ऊपर सब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ ये बात है कि तुम्हें थोड़ा बहुत डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा, बिना डेरिवेशन के यहाँ पे तुम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद करके सीएसआई क्रैक करके आ गए हैं, बट उन सारे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फिर से मैं बता दूं कॉशियस है कि तुम लोग डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन देख के करो, या थोड़ा बहुत जो मतलब लार्ज लॉन्ग प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग प्रॉब्लम्स तुम लोग थोड़ा सा करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। उसके अलावा डेफिनेटली सो दिस पार्ट इज क्लियर। आई थिंक इंटरव्यू में 12.5% और तुम्हारा 87.5% तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट पर सब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अलावा और एक चीज है कि व्हाट शुड बी द पे स्केल। तो पे स्केल जो है दैट इज 57,700 इज द बेसिक पे, जो यूजुअली यूजीसी का जो बेसिक नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैसा करा गया है, जो यूजीसी का बेसिक नॉर्म है उसे ही रखा गया है। बट ऑफ कोर्स मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारा यूजीसी का बेसिक नॉर्म है दैट इज फॉर द बेसिक सैलरी, मतलब 57,700 ये तुम्हारा बेसिक सैलरी है। बट इस सैलरी के ऊपर और बहुत सारी चीजें चढ़ता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे ट्रैवलिंग अलाउंसेस चढ़ते हैं, इसके साथ तुम्हारा लाइक व्हाट कैन आई से ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, इसके साथ तुम्हारा एचआरए है, तो ये सारे वगैरह मिला के तुम्हारे अप्रोक्सीमेट 70,000 के आसपास तुम्हारा चला जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। तो इस सैलरी से अगर तुम शुरू करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे काफी अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं। तो जो बच्चे सैलरी को लेकर टेंशन कर रहे हैं, तो सैलरी को लेकर टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी काफी अच्छा खासा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गवर्नमेंट जॉब है, तो डेफिनेटली आप लोग को अप्लाई करना चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ड्यू। मैं फिर से एक बार रिमेंबर करा दूं कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो 7 तारीख को शुरू हो रहा है अगस्त महीने का, और 27 को खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, एंड मेक श्योर दैट यू हैव द यू आर जेआरएफ क्वालिफाइड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस the number of vacancies are 2024, and these are the subjects. Most syllabus is the GATE examination syllabus, and of course number of vacancies का जो तुम्हारा पोर्शन है वो मैंने एक बार फिर से दिखा दिया। So this is the thing. अच्छा, इसके बाद बच्चों का थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन रह सकता है कि सर हम लोग पढ़े कैसे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ मास्टर डिग्री ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है, एंड इन अ कंसर्न्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द एग्रीगेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, then a national eligibility test conducted by University Grant Commission or the Council of Scientific and Industrial Research, or a similar test accredited by UGC like SLET, SET, or who have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedure for the award of PhD degree regulation 2009 or 2016, and then amendments from the time to time as in the case may be extended for the NET, SET or SLET examination। तो बेसिकली आप तुम लोग समझ गए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो अगर तुम्हारे पास सेसा नेट वगैरह क्लियर है तो तुम्हारे कोई चिंता की विषय नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा क्लियर नहीं है बट तुम्हारे पास पीएचडी है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पीएचडी डिग्री है, तो तुम्हारे लिए वो जो कंडीशन है सेसा नेट का वो एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009 शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रीवियस ऑफ देन existing ordinances, bylaws and regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET, SLET and SET requirement process। जो मैंने तुम लोगों को कहा है, PhD degree for the candidate has been awarded in a regular mode, और PhD degree thesis has been evaluated at least for 2 external examiners। उसके बाद यहाँ पे PhD को भी थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो किया गया है, इसको एक बार जरा देख लेना तुम लोग। तो आई होप तुम्हारे पास ये क्लियर है ये चीज कि तुम्हारा कौन सा एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर इसके ऊपर तुम्हारा देख रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो बिल्कुल देरी मत करो, इस फॉर्म को फिलअप करो। सर कैसे प्रिपरेशन लेना है? प्रिपरेशन लेने के लिए मैं बोलूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिलेबस सेम है, तुम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बड़े बड़े डेरिवेशंस के ऊपर है, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा बहुत तुम लोग ध्यान देना शुरू कर दो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग YouTube में क्लासेस ला रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, EMT के ऊपर, इन सारी चीजों को ध्यान से देखो। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कलेक्टिव मॉडल, इन सब जगह के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है।
तो कोशिश करो कि इन सब जगह को थोड़ा बहुत अच्छे से देखना है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह इनको अच्छे से देखने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आई होप दिस information will help. If you have any queries regarding this examination, please let us know in the comment section, we will reach you, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।